नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जिस दंगल का इंतजार किया जा रहा था, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान अब से कुछ ही देर पहले किया गया है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में जहां से 403 सीटें आती हैं, वहां पर 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। 10 फरवरी से शुरुआत होगी, 14 फरवरी को दूसरा चरण और 10 मार्च को मतगणना होगी। 18 मार्च को होली है, लेकिन यकीनन 10 मार्च को जब मतगणना होगी उसके जरिए ही पता चल जाएगा कि इस बार की होली किसके लिए ज्यादा रंगीन रहने वाली है। लगातार वो तमाम तारीखें भी आपको हम दिखा रहे हैं। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और इसके साथ ही 7 मार्च, जब उत्तर प्रदेश के लिए 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। जबकि पंजाब में 117 सीटों पर सिर्फ एक चरण में, गोवा में भी 40 सीटों पर एक चरण में, मणिपुर में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। और इस तरह से आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब तमाम राजनीतिक दलों ने डंके की चोट पर यह कहना शुरू कर दिया है कि किस तरह से उनकी ही सरकार बनने के लिए जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में चुनावी तारीखों को लेकर उनकी ओर से वेलकम किया गया है, तो वहीं अखिलेश यादव की ओर से वर्चुअल और डिजिटल माध्यम को लेकर कुछ सवाल पूछे गए हैं। यकीनन इस पूरे माध्यम को अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी इसमें ज्यादा बाहुबली नजर आती है, वो ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके लिए अब यहीं से चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी खड़ी होने वाली हैं उनके सामने। इससे वो कैसे निपटेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हम आपको लगातार वो तारीखें दिखा रहे हैं जिसका इंतजार किया जा रहा था। यकीनन इसके पहले भी अगर हम 2012 की बात करें या फिर 2007 की बात करें, उस समय भी 7 चरणों में ही इलेक्शन हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत किया है और उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच जाएगी और एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। उनके दावे में कितना दम है, इसके लिए तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अखिलेश यादव भी इन सब के बीच अपनी ही हुंकार भर रहे हैं। अखिलेश यादव की ओर से क्या कुछ कहा गया है चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही, और वर्चुअल और डिजिटल माध्यम को लेकर उन्होंने किस तरह के सवाल खड़े किए हैं, सुनिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव को। निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। अखिलेश यादव इस तरह के दावे कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया गया है। दावे में कितना दम है, 2 महीनों के अंदर ही स्थिति साफ होने लगेगी। आपको बता दें, 1 महीने के बाद जब 10 तारीख से 10 फरवरी से वोटिंग पड़ने शुरू हो जाएंगे और उसके 1 महीने के बाद 10 मार्च को आ जाएंगे चुनावी नतीजे। होली किसकी रंगीन रहने वाली है, यह महत्वपूर्ण होगा देखना जब 10 तारीख को मतगणना होंगे और इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन पार्टियों की किस तरह की है तैयारी, इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हुए, क्या तैयारी है जफर इस्लाम साहब आपकी? अब 5 राज्यों के लिए चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। वर्चुअल और डिजिटल, जो बार बार भीड़ इकट्ठा करके आप लोग अपनी ताकत बताते रहे हैं कि हमारे रैली में इतनी भीड़ हुई, प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को सुनने के लिए इतने लाखों की तादाद में लोग आए, अब वो सब कुछ 15 तारीख तक के लिए बैन कर दिया गया है। ऐसे में कैसे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी चुनाव के लिए? देखिए, हमने पहले भी चित्रा जी वर्चुअल रैली की है। आप वेस्ट बंगाल में उससे इलेक्शन से पहले, बिहार के इलेक्शन से पहले हमने वर्चुअल रैली की थी और उसमें बहुत बड़े तादाद में लोग, बहुत सक्सेसफुल रहा था हमारा एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट जो बहुत सक्सेसफुल रहा था। हमें कोई चिंता नहीं है, वर्चुअल रैली होगी, अच्छा है। पर जो भी पाबंदियां लगाई है इलेक्शन कमीशन ने, उसका पूरे तौर से पालन करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, चाहे वर्चुअल रैली हो या फिजिकल रैली हो, हर जो भी जिसके जैसे भी आदेश हो गए इलेक्शन कमीशन का, उसका पालन करते हुए हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। उसका आपको असर दिखेगा वर्चुअल रैली में भी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जैसा हमारे सारे बड़े लीडर्स कह रहे हैं, जमीन में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और वाकई जो पार्टियां वहां पर, आप जिस तरह से अभी आप दिखा रही थी अखिलेश यादव जी के बारे में, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। उन्हें पता है कि वो ऑलरेडी साफ हो चुके हैं।
2017 में, और इस बार उनको जो पिछले बार जो वोट मिले भी थे, इस बार वो भी वोट मिलने वाले नहीं। और हम 325 सीटें जो एनडीए लेकर आई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के साथ हम 325 से ज्यादा करेंगे, शायद 350 सीटें आए तो हमें आश्चर्य नहीं होगा, इसलिए जमीन में उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ। देखिए, पहले तो भीड़ इकट्ठा करके अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश लगातार बड़े नेताओं की ओर से की जाती रही कि देखिए लाखों की तादाद में यहां पर लोगों का भीड़, लोगों का जमावड़ा है और ये बीजेपी को सपोर्ट करेगा, बीजेपी को जिताएगा। लेकिन अब चूंकि सिर्फ वर्चुअल और डिजिटल माध्यम ही रह जाएंगे, तो फिर अंदाजा कैसे लगेगा कि उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल कैसा है? देखिए चित्रा जी, ये आपने कहा कि भीड़ इकट्ठा करके, मैं आपको थोड़ा सा इसमें करेक्ट करना चाहता हूं। भीड़ इकट्ठा नहीं, भीड़ इकट्ठा होती है, हम करते नहीं है। लोग आते हैं देखने के लिए, हमारे लीडर्स को सुनने के लिए, हमारी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स आते हैं उनको सुनने के लिए आते हैं। उसी तरह वर्चुअल रैली में भी आप देखेंगे कि जितने जो लोग पार्टिसिपेंट्स का पता चलता है कि वर्चुअल रैली में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पूरी यकीन है जो लोग उसमें सुनते थे वो यहां भी सुनेंगे और बड़ी तादाद में सुनेंगे। और हमें कोई इससे गुरेज नहीं कि वर्चुअल रैली हो, अच्छा है वर्चुअल रैली हो रही है। और इसका जो रिस्ट्रिक्शन लगाया 15 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन ने, उनकी सूझबूझ को मैं बधाई देता हूं और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है उसका वेलकम करता हूं। लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं कि हम भीड़ इकट्ठा करके दिखाना चाहते थे। भीड़ इकट्ठा होती है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है सर, ठीक है। जैसे ही दूसरी पार्टियों के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके कुछ सवाल होंगे, उस पर मैं जाऊंगी, लेकिन जल्दी से दागी नेताओं की भी बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की ओर से अब इसमें सख्ती दिखाते हुए यह तक कह दिया गया है कि पार्टियां पहले से ही उनके बारे में डिटेल में जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं, और ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया जा रहा है ये भी बताएं। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है इसके लिए? देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपको जानकारी होगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही ऐसा किया जा रहा है। और बिल्कुल अच्छा है, जितना स्वच्छता हो इसमें अच्छा है। बराबर से हमने कहा है कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को वेलकम करना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए, और अगर उनके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तो इसका भी हम वेलकम करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये कंडीशन लगाया है कि 3 बार इसको जो है लोगों के दरमियान लाना चाहिए, पार्टी के वेबसाइट पे आना चाहिए, वो आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। जिसके बारे में जो जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल जनता को जानकारी होनी चाहिए, जिसको चुनने जा रहे हैं उसके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन का, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है, और इसका वेलकम करना चाहिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। राजीव राय जी, समाजवादी पार्टी के नेता, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की ओर से डिजिटल, वर्चुअल और मीडिया के माध्यम से जो रैलियां या इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, उसको लेकर कई सवाल पूछे गए हैं चुनाव आयोग से। तो इसके पीछे की उनकी मंशा क्या है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को जल्दी से हम दिखा देते हैं, क्योंकि हमेशा आज तक अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाता रहा है। इसी वजह से हमने तैयार करके रखे हुए हैं 5 राज्यों के अलग अलग सेट, और वहां से आपको हमारे तमाम संवाददाता, मेरे सहयोगी जानकारी देंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के क्या रहे अब तक के नतीजे, किस तरह से आगे चुनाव होगा, इसके बारे में डिटेल से, विस्तार से आपको जानकारी देंगी नेहा बाथम। नेहा। धन्यवाद चित्रा। और जिस तरीके से आज लगभग 1.5 घंटे तक चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, उसमें 7 चरणों में मतदान किया जाएगा। हम आपको 5 राज्यों की स्थिति दिखाएंगे, कौन कौन सी तारीख को कहां पर ऐलान हो रहा है, कहां पर मतदान हो रहा है। लेकिन मतगणना 10 मार्च को, यानी कि उत्तर प्रदेश में किसके सर सजेगा ताज, ये 10 मार्च को तय हो जाएगा। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और 7वां चरण 7 मार्च को होगा। यानी कि कुल मिलाकर जो ये 1 महीना होगा, ये सभी पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम। और इस बार अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 10 मार्च को बीजेपी का सफाया तय है। और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं लगातार कि जितने भी अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किए गए हैं, उनका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि डिजिटल रैलियां की जाएंगी, डोर टू डोर जो कैंपेन किए जा रहे हैं उस पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से चुनावी समीकरण उत्तर प्रदेश
प्रदेश में सामने आ रहे हैं और जैसा कि अखिलेश यादव अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, क्या ये केमिस्ट्री इस बार काम कर पाएगी या नहीं, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। और साथ ही जो इतिहास बताता है चित्रा, वो ये कहता है कि कोई भी पार्टी सत्ता में उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं आ पाई है, तो क्या ये इतिहास बीजेपी बदल पाएगी, ये भी 10 मार्च को तय हो जाएगा। सीधे अब आपको उत्तराखंड लिए चलेंगे, वहां पर मेरी सहयोगी अर्पिता आर्या मौजूद है। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से आपने बताया कि कुल मिलाकर यहां उत्तर प्रदेश में भी वापस से सत्ता नहीं आ पाई, यही हाल उत्तराखंड का भी रहा है। यहां पर भी सत्ता वापस से किसी को नहीं मिली है। क्या यहां पर बीजेपी वही कमाल कर पाएगी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, ये देखना होगा। हालांकि यहां पर टक्कर में अब बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन यहां देखिए, कुल 70 सीटें हैं। मतदान जो है वो 14 फरवरी को होने वाला है और तो मतगणना जो है, यानी जीत किस पार्टी को मिली, कौन अपना परचम लहरा पाया, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, जैसे इस बार उनकी सरकार है, क्या अगली बार भी उनकी सरकार बनती है, या फिर कांग्रेस कोई बड़ा फेरबदल यहां पर कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी किस तरीके से उठापटक की स्थिति है। मुख्यमंत्री अनाउंस नहीं हो पाया है, हरीश रावत अपना दमखम दिखा रहे हैं, दिल्ली तक मुलाकात करके आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि गलती हो गई, मैंने नेतृत्व शब्द का इस्तेमाल किया, यानी उनकी अगुवाई में चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ने वाली है। तो कुल मिलाकर अब बहुत तगड़ा यहां मुकाबला देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी भी रण पे उतर चुकी है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो टक्कर थी वो अभी भी बरकरार रहने वाली है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात एक तरीके से कहिए, जो रैली को लेकर, कोरोना की स्थिति को देखकर ये कहा जा रहा था कि रैलियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फिलहाल रैलियों को टाल दिया गया, यानी रैलियां आप नहीं कर सकते, वर्चुअल रैली आप कर सकते हैं। पंजाब का भी जरा रुख कर लेते हैं उत्तराखंड के बाद, वहां पर क्या स्थिति है गौरव? पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है। पंजाब वैसे तो 14 फरवरी एक ही चरण में 117 सीटों पर मतदान होगा, तो ये आप अपना लगाव दिखाइए, प्यार दिखाइए, वोटिंग मशीन के साथ जाइए, वोट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब इस बार किसको सत्ता में लेकर आएगा, यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आमतौर पर अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ अब तक तो शिरोमणि अकाली दल और उनके साथ बीजेपी, और पिछले चुनावों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण वहां पर अपना कदम बढ़ाया था। लेकिन इस बार बहुदलीय चुनाव पंजाब में होने वाले हैं। बहुदलीय चुनाव क्यों? क्योंकि समीकरण भी बदल रहे हैं, नेतृत्व लगभग हर पार्टी का बदल रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी एक साथ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी शिरोमणि अकाली दल के साथ है। कांग्रेस में नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर, नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी की अध्यक्ष। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का यह महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी।
ये मुझे पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, इस बात का दावा उनकी ओर से किया गया है। हमारे साथ राजीव राय समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जुड़ चुके हैं और जफर इस्लाम साहब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद भी मौजूद हैं हमारे साथ। लेकिन अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता, सीधे सुनते हैं। पानी पीने हेलो 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 हेलो। अरे तमाम नेताओं की आ रही है चुनौतियां यहीं से अब उन पार्टियों के सामने ज्यादा बड़ी खड़ी होंगी। जो छोटी पार्टियां अपने आप को यकीनन उत्तर प्रदेश में, हालांकि कड़ी टक्कर बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच इस बार देखी जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि बीजेपी कम से कम वर्चुअल और डिजिटल माध्यम में ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी या इस जैसी पार्टियों का भी ध्यान चुनाव आयोग को रखना चाहिए। इस बात को लेकर कई सवाल उनकी ओर से खड़े किए गए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी उनसे बातचीत कर रहे हैं, सुनिए। समर्थकार आपको आवाज मिल रही हो जी तो आप इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। 47 सीटें सपा ने जीती थी 2017 में, इस बार की स्थिति क्या रहने वाली है? और जो डिजिटल वर्चुअल माध्यम को लेकर अखिलेश जी सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? कमीशन ने डेट्स के अनाउंसमेंट कर दी है उत्तर प्रदेश में, और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जो मौजूद हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। अखिलेश जी, पहले तो अनाउंसमेंट आज डेट्स की हो गई है, 10 मार्च को चुनाव का आखिरी दिन होगा, मतलब आप कैसे देख रहे हो? सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं, और तारीखें आ गई हैं। इन्हीं तारीखों का इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी। पिछले 5 साल में इतना अन्याय कभी नहीं देखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हुआ है। डबल इंजन की सरकार जो दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे पीछे कर दिया और विकास ठप रहा। यहां के किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियों के झूठे प्रचार किए इन्होंने, विकास के झूठे विज्ञापन लगाए और इनका हर वादा जुमला निकला। जो संकल्प पत्र इन्होंने जनता के बीच में रखा था 2017 में, वो इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया। इसलिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता इनको इस बार हटाने का काम करेगी। 10 मार्च में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया है कि जो 15 जनवरी है उस दिन तक ही मतलब वो डिसाइड करेंगे उसके बाद की रैलीज होंगी या नहीं होंगी। तो जो रैलीज का रुकना, आपका रथ चल रहा था, हर जिले में जा रहा था, हम लोग भी साथ साथ थे उसमें, तो क्या लगता है क्या पार्टी को असर पड़ेगा? क्योंकि एक रथ के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी, और जो भी नियम उसके बाद बनेंगे उनको भी पालन कर करके चुनाव लड़ेगी। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर हावी भारतीय जनता पार्टी है, उन पर काबिलियत है, या उनकी सरकारें ऐसी थी जो आज उनके पास ज्यादा स्पेस है। कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। एक सवाल ये है मेरा कि जिस तरह से आपने आज पीसी में भी कहा कि वर्चुअल माध्यम से बीजेपी बड़ी पार्टी ऑब्वियसली, तो उसके पास ज्यादा माध्यम है सर्कुलेट करने की चीजें। आपने कहा कि आज डिमांड कर रहे हैं ईसी से कि कुछ फंड वगैरह ना केवल आपकी पार्टी को, अन्य दलों को भी दिया जाए, इसके बारे में बताइए। फंड इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट मिले। मान लीजिए चैनल्स हैं, मान लीजिए और किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए हो, तो कम से कम रीजनल पार्टीज जिन पे संसाधन नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। और जहां तक नेशनल चैनल्स हैं या रीजनल चैनल्स हैं, उन पे भी भारतीय जनता पार्टी के कम से कम बराबर स्पेस पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरी उन्हें भी मिले। आप एक लेटर भी लिखने वाले हैं इसी में, कुछ अधिकारियों का भी आपने जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश ने जिस समय पंचायत चुनाव देखे थे, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे थे। न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा। इसी उत्तर प्रदेश में माँ बहनों के किस तरीके से कपड़े फाड़े गए, छीनी गई साड़ियां, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसलिए हुआ कि वरिष्ठ अधिकारी दबाव बना करके छोटे अधिकारियों से करवा रहे थे। तो इसलिए ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। वर्चुअल
वर्चुअली कैसे अटैक करेगी समाजवादी पार्टी, ये लोग जानना चाहते हैं। बीजेपी का बहुत वोकल है, किस तरह से कर रहे हैं वो लोग, आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली, क्योंकि कोविड है और किसी को नहीं पता कितना डायनेमिक होने वाला है। देखिए, समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है, लेकिन और दल हैं जो इस टेक्नोलॉजी को नहीं कर पाएंगे या वर्चुअल उतना सक्षम नहीं है उनके पास कार्यकर्ता नेता, तो उनके लिए हो सकती मुसीबत। लेकिन समाजवादी पार्टी तो तमाम मुकाबला करेगी और समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लैपटॉप बांटे थे। आज भी लैपटॉप वही काम आए थे कोविड और कोरोना के समय पर जो समाजवादी पार्टी ने बांटे थे। आज तो नेटवर्क जो आज लखनऊ में है, जो जियो का नेटवर्क है, मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे ज्यादा जियो का नेटवर्क अब अगर कहीं फैला है उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी सरकार में फैला था। तो जहां तक टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रैलीज करना है या हमें वर्चुअली लोगों तक पहुंचना है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी किए हुए है, क्योंकि उन्हें झूठ फैलाते थे। जो झूठ का नेटवर्क है उनके पास बड़ा नेटवर्क पहले से था। तो सीएम कह रहे हैं कि हम भी बांट रहे हैं मोबाइल टैबलेट वगैरह। अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे होने चाहिए। आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे, एक फोटो भी आपकी ट्वीट करी गई है जिसमें लिखा है कि आ रहे हैं अखिलेश और 10 मार्च पे कह रहे हैं, इसके बारे में आप क्या? 10 मार्च का इंतजार जनता को था। ये वो तारीख होगी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई होगी। बहुत शुक्रिया। तो ये रहे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। इनका साफ कहना है समाजवादी पार्टी किसी से कमजोर नहीं है, चाहे वर्चुअल हो या फिजिकल हो, हर तरीके से पार्टी कैंपेनिंग करेगी और यूपी चुनाव में इस बार प्रदर्शन करेगी। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीजेपी पहले से ही हावी है, वो झूठ फैलाने का काम करती है। चुनाव आयोग से इस बाबत बकायदा वो चिट्ठी लिखने वाले हैं कि जो छोटी पार्टियां हैं या फिर जो रीजनल पार्टियां हैं उनको भी स्पेस मिले। खासतौर से राष्ट्रीय चैनल और क्षेत्रीय जो समाचार माध्यम है उसको लेकर ज्यादा जोर वो देते हुए यहां पर दिखाई दे रहे थे। जल्दी से जफर इस्लाम साहब, लेकिन 10 तारीख को लेकर उनकी ओर से दावा किया गया है कि 10 तारीख को बीजेपी जाएगी, समाजवादी पार्टी आएगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप ज्यादा हावी हैं, इसका भी जिक्र कर रहे थे अखिलेश जी। देखिए, हमने बराबर डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया है। हमने सरकार में भी डिजिटाइजेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और डिजिटल प्लेटफॉर्म का हमने इस्तेमाल भी किया है। लेकिन जिस तरह से पुराने जो पूर्व मुख्यमंत्री जो जिस तरह से बात कर रहे थे अखिलेश यादव जी, उससे लग रहा था कि आज से ही वो हार मान चुके हैं और सिर्फ अपने वर्करों का किसी तरह से जो है मोरल ठीक रखने के लिए उन्होंने इस बात को कहा, हौसला बढ़ाने के लिए कि भाई 10 तारीख को वापस फिर से सरकार उनकी आएगी। हकीकत तो यह है कि वो आज से ही हार मान चुके हैं, इसलिए वो गुहार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से कि भाई नेशनल टेलीविजन में, फलाने टेलीविजन में, रीजनल टेलीविजन में उनको स्पेस मिलना चाहिए। भाई उनको पैसे और वो कह रहे संसाधन देना चाहिए। पैसे की क्या कमी है? आपने देखे इतने सारे रेड हुए एजेंसीज के द्वारा जो उन लोगों के घर पे गए और देखे कितनी बड़ी तादाद में पैसा, कितना बड़ी मात्रा में पैसा मिला। तो दीवारों में पैसे छिपा के रखते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जरा जल्दी से मैं जवाब ले लेती हूँ। राजीव राय जी, क्या अखिलेश यादव हार मान चुके हैं, जो सवाल जफर इस्लाम पूछ रहे हैं, कि अभी से वो डर गए हैं? आज मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जिस दिन का उत्तर प्रदेश की जनता को इंतजार था 5 साल से, कब नौजवानों के ऊपर लाठी चलाने वाली, महिलाओं की आबरू लूटने वाली, किसानों के खेतों को सांडों से चरवाने वाली, बेरोजगारी को बढ़ाने वाली, महंगाई को बढ़ाने वाली सरकार से मुक्ति मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश की जनता को यकीन हो गया कि 10 मार्च को योगी जी चले जाएंगे और गोरखपुर का मठ भी उनको इंतजार करने के लिए शायद वहां जो तैयारी करनी है कि 11 तारीख से परमानेंट मठ में योगी जी आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता एक एक जुल्म सितम जो उसके ऊपर हुआ है। आपने नौजवानों से क्या कहा था? आपने कहा था कि हम परीक्षा लेंगे, फीस लेंगे और पेपर लीक करा देंगे। आपने किसानों से कहा था दोगुना आय करा देंगे। एनसीआर भी क्या आंकड़े कहते हैं? महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार। आप रात में बेटी को जला देते हो, सामूहिक बलात्कार करवाते हो, थाने में आपकी ओर से कई सवाल खड़े किए गए हैं, उसका मैं जवाब लूंगी। अभय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन इस बीच केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सर, किस तरीके से देख रहे हैं? अनाउंस हो चुका है, 1 महीने का समय है, लेकिन कई पाबंदियां भी हैं इस बार। मैं तो सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथियों की घोषणा की गई है, उसका हार्दिक स्वागत करता हूं। चुनाव 10 मार्च को शुरू हो रहे हैं, 10 फरवरी को शुरू हो रहे हैं और 7 फरवरी को पूरा हो रहा है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। 300 से अधिक
सीटें जीत करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और सुशासन का कमल खिला है, वो कमल खिला रहेगा। डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश का जो विकास कर रही है वो विकास करती रहेगी। इस बार कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, रैली नहीं हो सकेगी, कैंपेन नहीं हो सकेगा, कितना नुकसान या कितना असर आप देख रहे हैं? देखिए, नुकसान फायदा हम नहीं देखते हैं, हम तो लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से अगर निर्वाचन आयोग ने कोई निर्देश दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम और हमारी पार्टी उसका पालन करेगी। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें फंड मिलना चाहिए क्योंकि छोटी पार्टी, उनका क्या होगा, वो कैसे प्रचार करेंगी, बीजेपी के पास तो ताकत। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का यह बयान इस बात का संदेश दे रहा है कि उनको सच्चाई का पता। मैं पहले उनको बता रहा था कि अभी बंद करो प्रयास 2022 में, तैयारी करो 27 में। वैसे 25 साल तक उनका नंबर नहीं लगने वाला है। वो जानते हैं जनता उनको स्वीकार नहीं कर सकती। उनके जो रथ चले हैं उनके पीछे गुंडे, अपराधी, माफिया जिस प्रकार से निकल करके सामने आए हैं, लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा को 2017 से भी बड़ी विजय 2022 में देने का काम करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक बार फिर से चुनाव शुरू होगा, कोई आप देख पा रहे हैं कोई किसी तरीके से बीजेपी को नुकसान हो सकता है? मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही फायदा है। जनता का आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। हमारा कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम कर रहा है। इनके कार्यकर्ता तो चुनाव जब आया तब कुछ दिखाई पड़े हैं, वो भी कार्यकर्ता रूपी गुंडे, अपराधी, माफिया दिखाई पड़े हैं। सपा और कांग्रेस का, बसपा का या गठबंधन, लोकदल का गठबंधन या फिर एक बार हारेगा जैसे 2019 में हारा। वीवीपैट को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि अगर 80 से ज्यादा उम्र के लोग अगर देंगे पर्चे के जरिए तो उस पर धांधली हो सकती है। देखिए, ये धांधली की बात, जो लोग धांधली करते हैं तो उनको धांधली की बात ध्यान में आती है। भारतीय जनता पार्टी धांधली पर नहीं, मतदाताओं के आशीर्वाद पर विश्वास करती है। मतदाता निर्भीक होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करे। कोई गुंडा, अपराधी किसी बूथ पर कब्जा नहीं करने पाएगा, किसी को डराने की, धमकाने की कोशिश नहीं करने पाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। 10 मार्च को क्या होने वाला है? 10 मार्च को कमल खिलने वाला है। सुशासन का, विकास का, लोगों की 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा का, जो खुशहाली का, विकास का एक यह पूरा युग आया है, यह युग आगे कायम रहेगा। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि 10 मार्च को बीजेपी सत्ता में वापस आएगी और विपक्ष के तमाम सवाल एक तरीके से बेबुनियाद हैं। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से, सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ बीएसपी से जुड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी दोनों की प्रतिक्रिया लेते हुए सबसे पहले अभय दुबे जी आपके पास आते हुए, 10 मार्च को कमल खिलने वाला है प्रचंड तरीके से, इस बारे में दावा करते हुए 2017 से ज्यादा बहुमत 2022 में मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, बोल रहे हैं केशव मौर्य। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पर आ गई आंच, परिणाम आ जाएंगे सामने 10 मार्च। एक स्वर्णिम अवसर है हिंदुस्तान के 18.34 करोड़ लोगों के पास कि वो हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकते हैं इन 5 राज्यों में। उनके 7 कदम दूर खड़ी हुई है जो महंगाई की मार वो झेल रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, 1000 रुपए के पार गैस का सिलेंडर, उसको अगर नियंत्रित करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराइए। भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे जनहित की जीत खड़ी है। अगर किसानों की आय जो मोदी सरकार ने 27 रुपए प्रतिदिन प्रति किसान कर दी है, उसको सुधारना है और आय दोगुनी करनी है, तो सिर्फ 7 कदम दूर आपके ये जीत खड़ी हुई है। अभी मैं बड़ी बड़ी व्याख्या सुन रहा था, उत्तर प्रदेश का क्या हाल किया है खुद मोदी सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। हिंदुस्तान की गरीबी में यह हाल कर दिया कि 74% से लेकर 40% तक 28 जिलों में गरीबी फैला दिया है आदित्यनाथ जी ने। अभी इनकी हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, 30.4 नंबर मिले आदित्यनाथ जी, हिंदुस्तान का सबसे कम मोदी जी बता रहे हैं। ग्रेस भी पास नहीं हुए, 59,000 जघन्य अपराध हो रहे हैं आदित्यनाथ जी आपके राज्य में, 21,000 एब्डक्शन के मामले प्रतिवर्ष आने लगे हैं, 3,779 हत्याएं सबसे ज्यादा। तो क्या हाल कर दिया आपके पाप तो गंगा में नहाने पर भी नहीं धुलेंगे। लोगों को तिल तिल मरते हुए देखा है हमने। और जहां तक 5 राज्यों की बात है, उत्तराखंड में आए थे, कहा था भाग्य बदल देंगे, सिर्फ भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्रियों को बदलते रहे और लूट लिया वहां पर। गोवा में आज भी पीड़ा है गोवा के नागरिकों में कि वो जो जीत जो कांग्रेस पार्टी के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन यूपी के संदर्भ में आपकी बातों से जो मैंने नोट किया अभय दुबे जी, आपने बीजेपी को हराने की बात तो कही, लेकिन जनता जिताए किसको इसका जिक्र आपकी ओर से नहीं किया गया है। तो कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उसके पहले सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सुधींद्र जी आपका रुख करते हुए, बीएसपी तो खुशी होगी एक तरीके से, क्योंकि बीते 2 महीनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मैं जा रही हूं, अगर सपा, बीजेपी, दूसरी पार्टियां नजर आ रही हैं बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो करते हुए, अपनी रथ यात्रा लेकर,
वीएसपी तो कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से चुनाव प्रचार करना होगा। इसके लिए कितनी तैयारी है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो लोकतंत्र संविधान को बचाने का एक सबसे बड़ा हथियार है, उसका चुनाव होने जा रहा है। हम 10 मार्च में जो चुनाव होगा, उसका परिणाम आएगा, उसका भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है। पिछला जो 1 दशक बीता है, जिसमें मुजफ्फरनगर के दंगे भी हुए, जिसमें ठोक दो संस्कृति हुई, जिसमें अपराधीकरण हुआ, इन सब का खात्मा होगा। जब बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो पूरा प्रदेश जानता और आप भी जानती हैं। आप किसी गांव का सर्वेक्षण कर लीजिए, जनता कहेगी कि कानून व्यवस्था सुश्री बहन मायावती जी के शासन में सबसे बेहतर थी। जनता बेताबी से चुनाव की तिथियों का इंतजार कर रही थी। ये जरूर है कि ये चुनाव ऐसे माहौल में हो रहा है जब कोरोना का संकट छाया हुआ है, पर इस कोरोना के संकट में अनुशासित रहते हुए, लोकतंत्र की मर्यादाओं को मानते हुए, चुनाव आयोग ने जो हमारे लिए डिसिप्लिन बनाया है उसको मानते हुए, बड़ी ताकत में दलित, शोषित, वंचित महिलाएं निकलेंगी। और बहन मायावती जी एक विकास की भी जो धारा उस समय उन्होंने, जब उत्तर प्रदेश में 7 से लेके 12 तक वो मुख्यमंत्री थी, जब 9% उत्तर प्रदेश का विकास दर था, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे दिया, उन्होंने मेट्रो दी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ये जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, तमाम शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थाएं खोली। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता बेताबी से इंतजार कर रही है कि चुनाव हो। अब जेवर आप भी लेकर आए, जेवर पर बीजेपी भी दावा करती है। ठीक है, विजय त्रिवेदी जी का जल्दी से एक रिएक्शन में लेना चाहूंगी। घर घर सिर्फ 5 लोगों को जाकर अब लोगों को मनाने की यहां पर सुविधा दी गई है। बाकी 15 जनवरी तक के लिए हर एक तरह की रैलियों, सारी चीजों पर रोक लगा दी गई है। चुनाव पुष्कर धामी जी इस पर कुछ बोल रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। एक बार सुनते हैं सीधे। पुष्कर धामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। क्या तैयारियां हैं? अब चूंकि 15 जनवरी के लिए चुनाव आयोग की ओर से बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है। चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फोन कट गया हमारा। दोबारा हम संपर्क करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से, लेकिन उसके पहले विजय त्रिवेदी जी आपसे टिप्पणी। पहले में और अभी जो चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है चुनाव आयोग की ओर से, किस तरह से इस बार का चुनाव पूरी तरह अलग होने वाला है? चित्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है, बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां भी है। महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव आयोग ने बड़ी सख्ती से काम लिया है, अपनी तरफ से गाइडलाइंस इशू की है, लेकिन सवाल वहां का वही है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी तैयार हैं उन गाइडलाइंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनकी अनुपालना करने के लिए, उस तरह से काम करने के लिए। हम देख रहे हैं, अभी भले ही आज आचार संहिता लागू हुई हो, लेकिन पिछले 1 महीने से कोरोना का जो मामला था वो लगातार बढ़ रहा था और उसके बावजूद सभी तमाम राजनीतिक दल अपने अपने बड़े रोड शो, रैलीज और वो सब कर रहे थे। अभी 15 तारीख तक का वक्त चुनाव आयोग ने दिया है, तो वो उसके बाद से फिर उसको देखेगा, समीक्षा करेगा कि किस तरह से हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि चुनाव आयोग ने कुछ पहल की है तो राजनीतिक दलों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सिर्फ यही नहीं कि डंडा का राज चलेगा। जब चुनाव आयोग जो है उस पर कार्रवाई करेगा तब होगा, क्योंकि हमारा अनुभव ये रहा है कि चुनाव आयोग आमतौर पर गाइडलाइंस तो हर चुनाव में इशू करता है, लेकिन उन पर सख्ती नहीं होती, उनका एग्जीक्यूशन नहीं होता, कोई पुनिटिव वो नहीं होता, ऑर्डर नहीं होता, कोई आदेश नहीं होता, दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती, तो फिर वो फाइलों में रह जाता है और एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस बनकर रह जाता है। क्या कोरोना की गाइडलाइंस को ठीक तरह से चुनाव आयोग लागू करवा सकता है? अफसर जो है, नॉर्मली देखा जाता है कि वो सारा का सारा इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस कर देता है तो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत जगहों पर वो पॉलिटिकल लीडर्स के प्रेशर में रहते हैं। तो क्या उस सबसे वो आगे निकल सकते हैं? अगर वो होगा तो हम बेहतर एक चुनाव नतीजे और चुनाव का जो पूरा कार्यक्रम है वो देख पाएंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आज तक पर आपका बहुत स्वागत है पुष्कर जी। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, 57 सीटें 2017 में जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाली बीजेपी इन चुनाव की तारीखों को लेकर क्या कहेगी? आपके सामने बड़ी चुनौती है, कोरोना नियम लागू कर दिए गए हैं, कैसे चुनावी मैदान में आप जाएंगे, क्या कहेंगे इस पर आप?
नहीं, देखिए, चूंकि ये स्थिति पूरे देश के लिए है और महामारी है, तो महामारी के समय में चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए हमारे लोगों की जान माल भी सबसे जरूरी है, उनकी सुरक्षा सबसे पहले है। इसलिए हमने कल ही निर्णय ले लिया था कि 15 तारीख तक हम सभी सार्वजनिक कार्यक्रम, सभी जो है जुलूस, धरने, प्रदर्शन, रैलियां, सभी को बंद करेंगे। और हमने पहले ही बंद किया है, क्योंकि अब आज आचार संहिता लागू हो गई है। तो अब आचार संहिता के क्रम में जो कोरोना के नियम हैं, उन कोरोना के नियमों का पूरा पालन करेंगे। उन कोरोना के नियमों का पूरा पालन करेंगे। सिर्फ और 5-5 लोगों को घर घर जाकर चुनाव प्रचार की इजाजत मिलेगी, ठीक है? तो इसके लिए कितनी है तैयारी? और माना जाता है कि डिजिटल और वर्चुअल माध्यम में तो भारतीय जनता पार्टी का बाहुबल है, तो इस बात से खुश भी होंगे आप लोग बहुत? नहीं, हम करते रहे हैं, पहले से भी करते रहे हैं। चूंकि जैसी देशकाल परिस्थिति है, इसलिए जान माल की सुरक्षा कोरोना महामारी में हमारे लिए जरूरी है। और घर घर जाएंगे लोग। हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत जागरूक हैं, हमारी माताएं, बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, सभी लोग चूंकि जागरूक हैं यहाँ पर, वो जानते हैं और हमारे भाव को भी जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किए हैं, वो पूरे उत्तराखंड के लोग जानते हैं। और उत्तराखंड से उनका जो लगाव है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हमें उन्हीं के निर्देशन में 2025 का उत्तराखंड है वो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस बारे में लोगों को कैसे आप समझाएंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री बार बार वहां पर बदले गए? और पुष्कर सिंह धामी जी, आपके सिर पर तो कांटों भरा ताज बीजेपी के आलाकमान की ओर से पहनाया गया था। देखिए, वो देशकाल परिस्थिति है, लेकिन मुझे जितना भी समय मिला है, मैंने उसका एक एक क्षण, एक एक पल अपने प्रदेश की सेवा में लगाया है जी। अपने उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाया है। इसलिए यहाँ के लोग मेरे भाव को जानते हैं, माननीय मोदी जी के काम को जानते हैं। इसलिए यहाँ की जनता हमें मौका देगी और वो हमारे काम और उनके कारनामे भी जानते हैं जो हमारे प्रतिपक्ष में हैं। तो कारनामों को न चुनकर हमारे काम को चुनेंगे, हमारे विकास को चुनेंगे। माननीय मोदी जी ने जो विकास की गंगा आगे बढ़ाई है, उसको जो है निश्चित रूप से उसको चुनेंगे और हमारा साथ देंगे, हमको अपना आशीर्वाद देंगे। बार बार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम पर विधानसभा का चुनाव होगा या नहीं होगा, या आपको भी लग रहा है कि चूंकि नरेंद्र मोदी में करिश्मा है तो उत्तराखंड का चुनाव 2017 की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही होगा? पुष्कर सिंह धामी कहाँ खड़े नजर आएंगे हमें? आज देश में कहीं भी चुनाव हो, उससे नरेंद्र मोदी जी के बिना कहीं भी चुनाव नहीं होता है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी होते हैं और उत्तराखंड तो उनका प्रिय राज्य है, उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर एक बच्चे से लेकर बच्चे तक सभी लोग उनको प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड को अपनी प्राथमिकता में लिया है। उत्तराखंड के साथ उनका कर्म वर्म का रिश्ता है, इसलिए उनके बिना यहाँ का भी चुनाव कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं मुख्य सेवक हूँ, मुख्य सेवक के नाते जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, देश के तो बड़े पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय त्रिवेदी जी और विनोद अग्निहोत्री जी, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपके पास। धामी जी, चूंकि आपको समय कम मिला है, ये बात सही है, लेकिन जो आपसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत थे, उनको हटाया गया, उनके ऊपर जो उनकी सरकार का जो बोझ था उनके कामों का, आप उनके काम तो गिना नहीं रहे हैं। उनके सरकारों, क्यों 4.5 साल सब जो मुख्यमंत्री थे उनको तो हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक मुश्किल भरा समय भी तो होगा, क्योंकि लोग उन सरकारों के कामकाज के भी आकलन करेंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? फोन कट गया है, जो जानकारी हमें मिली है उन तक आवाज विनोद जी आपकी नहीं पहुंच पा रही है। यही पलटकर मैं आपसे सीधा सवाल पूछ लेती हूं कि उत्तराखंड को लेकर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नजर क्या आती है, क्योंकि 3 मुख्यमंत्रियों को जिन परिस्थितियों में बदला गया है, यही विरोधी दल वहां पर उत्तराखंड की जनता के बीच जाकर गिना रहे हैं। तो बीजेपी इसकी काट क्या निकालेगी? और खुद भी आपने सुना बार बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे थे। देखिए चित्रा जी, जो आपने कहा, मैं उसी बात को थोड़ा बढ़ा रहा हूं कि उत्तराखंड का चुनाव को और उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी को ही आगे करके लड़ रही है और लड़ना चाहती है। क्योंकि जाहिर है, जो कि उत्तराखंड की विशेष रूप से बात करें तो उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत का 4.5 साल का कार्यकाल, 3 महीने का कार्यकाल तीरथ सिंह रावत का, और अब धामी जी का, तो भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री जी का चूंकि एक निरंतरता में कार्यकाल है, उनका एक रिकॉर्ड है, उनकी एक लोकप्रियता है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी के नाम को आगे करके
उत्तराखंड में जो एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी उसको डाइल्यूट करना चाहती है, उसको खत्म करना चाहती है, ताकि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का फायदा वो चुनाव में उठा करके और दोबारा जो है अपनी सरकार बना सके। तो ये उत्तराखंड में मुझे लगता है, इसीलिए धामी जी भी जो है बार बार प्रधानमंत्री जी का ही नाम ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी चूंकि लोकप्रिय हैं, वर्चुअल रैलियां भी होंगी तो उसमें प्रधानमंत्री जी ही सबसे ज्यादा उनके वीडियो चलेंगे, उनके जो है भाषण दिखाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के केंद्र सरकार के कामकाज और प्रधानमंत्री जी की छवि एक बड़ा हथियार है भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हरीश रावत, पूर्व सीएम उत्तराखंड के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा सीधा सा सवाल है, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, उत्तराखंड को लेकर क्या है तैयारी? पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से शानदार तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। हेलो, हरीश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हरीश रावत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगी कि दोबारा उनको जल्दी ही जोड़ा जाए। उसके पहले विनोद जी, आप अपनी बात जल्दी से खत्म कर ले, हम तुरंत हरीश रावत जी के पास जाएंगे। उसके पहले विनोद जी, चुनौतियां किसके सामने बड़ी हैं उत्तराखंड में? नहीं, देखिए, चुनौतियां चित्रा जी दोनों के सामने बड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो 4.5 साल का जो कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत का और जो तीरथ सिंह रावत का रहा है, उसकी जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कैसे दूर करेगी। क्योंकि ये सही है, पुष्कर सिंह धामी को बहुत कम समय मिला है और उनको अपनी पार्टी के अंदर का अंतर विरोध, जो कांग्रेस के पुराने नेता जो भाजपा में थे, सतपाल महाराज और तमाम हरक सिंह रावत वगैरह, उनकी नाराजगी, उनका विरोध, उसका भी सामना करना पड़ा। और साथ साथ उत्तराखंड की जनता को नए आश्वासन भी देने पड़े हैं। जो एक सबसे बड़ा फैसला उन्होंने किया था, जो 4 धाम ट्रस्ट जो बनाया गया था, उसको उन्होंने जिस तरह से उसको रद्द किया उस बोर्ड को, तो वो भी एक बहुत बड़ा बड़ी हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा सीधा से सवाल है, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड को लेकर क्या है तैयारी? बिल्कुल तैयारी है, पूरी तैयारी है। इसीलिए हमने कहा हो रहा इलेक्शन कमीशन, हो रहा उत्तराखंड, वक्त कांग्रेस, और हम बिल्कुल तैयार हैं चुनाव के लिए। और 14 तारीख वैसे भी परिवर्तन की तिथि है और एक बड़ा परिवर्तन आएगा। उत्तराखंड की जनता परिवर्तन का मानस बना चुकी है। कांग्रेस तो उसमें एक सहयोगी के रूप में काम कर रही है। जब जनता जनार्दनी तय कर लेती है तो फिर उस धारा को, गंगा की धारा को कोई रोक थोड़ी सकता। वहां तो 3 मुख्यमंत्री बने, कोई आया कोई चला गया, लेकिन परिस्थितियां शांत रही। लेकिन आपकी भी नाराजगी हाल ही में हम सब ने देखी थी। तो हरीश रावत जो कद्दावर नेता है उत्तराखंड के कांग्रेस के, क्या उनकी नाराजगी अब पूरी तरह से दूर हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी एकजुट है? क्योंकि बार बार गुटबाजी की खबरें कांग्रेस उत्तराखंड से भी सामने आ रही है। देखिए, एक पार्टी के अंदर, एक परिवार के अंदर थोड़ी बातें उठती रहती हैं। वो ऐसी नहीं होती है कि उसे कोई लक्ष्य से अलग हटा जाए। ऐसी बातें आगे भी उठ सकती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उससे चुनाव लड़ने के और चुनाव एकजुट होकर के लड़ने और चुनाव को जीतने के हमारे इरादे में कोई कमजोरी आने वाली नहीं है। और फिर भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री दे करके, और जिस प्रकार से इस समय उत्तराखंड की जनता का माहौल बनाया जा रहा है, बल्कि एक वरिष्ठ नेता ने भाजपा के कह दिया हम 3 बनाए या 10 बनाए, हमारी मर्जी। तो ये लोगों के उनका बयान जले में कटे, जैसे कटे में नमक गिरता है, उसकी तरीके से काम कर रहा है। लोग ये जान रहे हैं कि डबल इंजन बिल्कुल फेल रहा है, विकास ठप रहा है, इधर महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है। 2017 के आंकड़ों की मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था, 57 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 11 सीटें आई थी। तो आपने सबक क्या सीखा और क्या हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में? कुछ सबक जो है समय भी देगा। समय ने एक सबक हमको दिया कि आप धैर्य से परीक्षा करिए और जो रोल आपको जनता ने दिया है उसको आप प्ले करते रहिए। और हमने वही किया। हम लोग विपक्ष के रूप में हमने अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ पूरा किया और अब
हम सत्ता के आकांक्षी के रूप में चुनाव के मैदान में हैं। जहां तक रहा 57 सीटों का सवाल, उस समय मोदी जी ने एक हिंदुत्व की ऐसी लहर चलाई, वो शमशान और कब्रिस्तान का मामला उछाल करके, दूसरी बातों को उछाल करके, उसमें जो दूसरी पार्टियों का वोट था, फ्लोटिंग वोट जो था, वो सारा बीजेपी की तरफ चला गया। लेकिन उस समय भी एक बात याद रखे, उत्तराखंड के अंदर जो कांग्रेस जिस वोट के बल पर 2012 में सत्ता में आई थी, उस प्रतिशत से कुछ ज्यादा ही वोट 2017 में कांग्रेस को मिला, 34% वोट। वो वोट आज हमको सत्ता में वापस लाने का माध्यम बन रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस का ऐसा लॉयल वोट है जो समझता है कि हमको उसी समय सत्ता में आ जाना चाहिए था, नहीं आ पाए, इसलिए उसने उस हार को अपनी हार के रूप में लिया है और वो अब हमको जिताने का कारण बन रहा है, वो लीड कर रहा है इस चुनाव। हरीश रावत जी क्या मुख्यमंत्री बनने की उत्तराखंड में तैयारी कर रहे हैं? मैं इस समय कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड में, उसकी तैयारी कर, और मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूं कि जो है मार्च के महीने में कांग्रेस एक कांग्रेसमैन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होगा। अब वो हरीश रावत हो, ये ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी, केदारनाथ की वो होगा, या सोनिया जी जिसको नामजद कर देंगे वो। ठीक है, गोलमोल जवाब दिया आपने, लेकिन चलिए इससे आगे बढ़ते हुए पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हमारे साथ फोन लाइन पर कुछ देर पहले जुड़े हुए थे। उनकी ओर से दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड तरीके से कमल खिलेगा पहाड़ में और बीजेपी की ही बनेगी सरकार। उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय चेहरा है और कहा जाता है उनके बारे में कि जहां वो जाते हैं माहौल बदल जाता है। तो आपको लग रहा है कि 3 मुख्यमंत्री बदलने का जो डैमेज हुआ था बीजेपी के भीतर, वो पीएम के चेहरे से कंट्रोल हो जाएगा? देखिए, वो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों के मनोबल पर और उनके आत्म स्वाभिमान पर चोट करती हैं। उत्तराखंड के लोगों के स्वाभिमान पर चोट लगी है 3 मुख्यमंत्री बदलने से, और जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री को बदला गया, बजट सत्र के बीच में बजट वित्त मंत्री के रूप में उसको ला करके बदल दिया गया, उससे लोगों को लगा ये क्या है सत्तारूढ़ दल, हमने इनको 57 का बहुमत दिया, उसका दुरुपयोग करते हुए इस तरीके से निरंकुश तरीके से इन्होंने मुख्यमंत्री को बदला है। अभी तक उत्तराखंड की जनता यही नहीं समझ पाई कि यदि नकारा था तो 4 साल हमारे ऊपर थोपा क्यों, और यदि कोई और कारण था तो जनता को बताते। दूसरे को तो ये मालूम ही नहीं पड़ा कब आया, कब मुख्यमंत्री पद से चला गया, कब उसका विवाह हुआ, कब विधवा हो गया, उसको पता ही नहीं चला। ये तीसरे भी चले जाते, इनके खिलाफ भी षड्यंत्र हो गया था पूरे का पूरा जाने का, ये तो हम लोगों की डर से बच गए और वो बचे का फायदा उठा करके अंधाधुंध खनन कर रहे हैं। इसलिए सारे उत्तराखंड के लोगों ने इनको खनन प्रेमी मुख्यमंत्री की संज्ञा दे दी है। और अंतिम दिनों में सरकार के जिस तरीके से तबादले हुए हैं, वो हुई है, ट्रांसफर हुए हैं, पोस्टिंग हुई है, और उसमें जो धन चला है उससे लखनऊ देहरादून में सड़ांत फैल गई है। तो ये सब चीजें हैं, विकास है नहीं। कोरोना काल का इतिहास चीख करके कह रहा है कि इन्होंने स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर चौपट कर दिया, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर चौपट कर दिया, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने हर किसी के पेट को और हर किसी की रसोई को जला डाला है। तो ये सारी चीजें, विकास ठप पड़ गया है, ग्रोथ विकास दर हमारी गिर गई है, राजस्व वृद्धि दर गिर गई है, प्रति व्यक्ति औसत आय में गिरावट आ गई है। सारे इंडिकेटर चीख करके कह रहे हैं कि 5 साल में उत्तराखंड आगे बढ़ने की जगह पर पीछे गया है। अब उत्तराखंड आगे बढ़ने की लड़ाई के तौर पर इस मौके का इस्तेमाल करेगा। जो 14 फरवरी है, ये लोगों के लिए आगे बीजेपी के ऊपर बहुत सारे आप आरोप लगा रहे हैं। जल्दी छोटे और सवाल मैं आपसे चाहूंगी हरीश जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी सुरक्षा में चूक का जो मामला पंजाब से सामने आया, उसके बाद आपकी ओर से बयान दिया गया जिसको लेकर बीजेपी ने आपके ऊपर हमला करते हुए कहा कि ये किस तरह का बयान है पूर्व मुख्यमंत्री का। आपको क्या लग रहा है कि पीएम की सुरक्षा में चूक का ये मामला चुनाव के दौरान मुद्दा बनेगा? क्योंकि कई विरोधी दल हैं जो इसको लेकर बार बार आगे आ रहे हैं और बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। इसमें हमने भाजपा की मानसिकता भी देखी। उन्होंने कहा कांग्रेस नीच थी, नीच है, नीच रहेगी। ये इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरी और चन्नी साहब की फोटो लगा करके कर रहे हैं। खैर, मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने एक बात कही जो मैं फिर से दोहरा रहा हूं
मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है ये चूक नहीं होनी चाहिए थी, और यदि आधा घंटा प्रधानमंत्री का काफिला वहां से नहीं निकलता डांगमले से जहां वो रुके हुए थे और रूट को सैनिटाइज कर लिया जाता, सेंट्रल एजेंसीज भी देख लेती, स्टेट एजेंसीज भी देख लेती, तो कोई कहर नहीं टूट पड़ता, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता, कोई बम नहीं पड़ जाता। आधा घंटा रुकने से कम ये कलंक कि हम अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी चूक करते हैं, ये तो नहीं लगता। तो ये कहना यदि अपराध है तो अपराधी हरीश रावत यहाँ पे बैठा हुआ है, और यदि नहीं तो भाजपा के प्रोपेगेंडा मशीनरी को जिसके पास अब कुछ कहने को रह नहीं गया है तो कुछ झूठ का सहारा लेकर के भाजपा के दुष्प्रचार को हवा मिले, और उस दुष्प्रचार का आज नहीं तो कल पर्दाफाश हो जाएगा। लोगों के सामने मेरा पूरा बयान है, उसको देख लीजिए। वो बयान साफ साफ कहता है कि सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन उस चूक में जल्दीबाजी की गई, और उसमें स्टेट एजेंसीज के साथ सेंट्रल एजेंसीज की भी चूक है, और हमको भविष्य में ऐसी घटना न हो उसके लिए एक निष्पक्ष भाव से इसकी जांच करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके की स्थितियां ना आए, बजाय ये सोचने के इसको तू मैं का मामला बनाया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी आज तक से जुड़ने के लिए।